Hi, hello, and welcome, friends. Welcome to the session. Myself, Prashant Gupta, welcoming you all to this class. आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं प्लेनेटरी मोशन, कैपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बारे में। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बारे में पहले भी हम थोड़ी बहुत बातें कर चुके हैं, थोड़ी बहुत बातें और करेंगे। थोड़ा कैपलर्स लॉ को समझेंगे और थोड़ा समझेंगे प्लेनेटरी मोशन। तो स्टार्ट करते हैं प्लेनेटरी मोशन से। प्लेनेटरी मोशन का बेसिक सा मतलब क्या है? ये जो चीज है, ये कैपलर नहीं दी थी प्लेनेटरी मोशन में। उन्होंने बोला क्लैपनर से पहले लोग ऐसा मान के चलते थे कि जो अर्थ है, देखो सबसे पहले स्टार्टिंग में तो ये मान के चलते थे कि अर्थ स्टेशनरी है और बाकी सारी चीजें अर्थ के अराउंड घूमती है, क्योंकि हमारी बुद्धि थोड़ी छोटी थी। हमें वही लगता था कि वी आर द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, पर ऐसा तो था नहीं। फिर बाद में बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस करेगी और देखा गया कि हमारा पाथ ट्रेजेक्टरी जो होती है वो चेंज होती है, और फाइनली कंक्लूड करा गया कि सन अर्थ जो है वो सेंटर पे है और अर्थ उसके अराउंड रूम करता है। ऐसा नहीं कि मॉडर्न साइंस ने ऐसा बताया, ठीक है, मॉडर्न साइंस ने ऐसा बताया कि बहुत हमारे स्कल्पचर जो है वो भी ये बताते थे कि भाई सन सेंटर पे अर्थ रोटेट करता है। पर ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी ये चीज आई। उसके बाद क्लैपनर ने बोला कि जो आप सोचते हो कि वो सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं, वो सर्कुलर पाथ में मूव नहीं करते हैं। प्लेनेटरी मोशन जो होता है किसी भी प्लेनेट का अराउंड सन, वो होता है सन को सबसे तो इलिप्टिकल पाथ में होता है, जिसमें से एक किसी जगह पर आप किसी एक फोकाई पर मान के चलेंगे कि आपका सन है। मान के चलेंगे, लेट सपोज ये एक फोकस है। किसी भी इलिप्स के दो फोकस होते हैं। वो फोकस क्या बताते हैं कि किसी भी पैरेलल रे को अगर आप ड्रॉ करोगे तो हमेशा फोकस से ही पास होकर जाती है। यही फोकस का मतलब होता है, जितना हमें ऑप्टिक्स में बताया गया था। ये होता है फोकस वन F1, ये होता है फोकस टू। आप क्या करिए, दो पेन लीजिए, किसी भी दो, जितना जैसा आपको मन के F1 F2 पर रखिए और उस पर एक धागा लगा दीजिए। और उस धागे से अगर आप पेन लेकर ऐसे उसको ऐसे चलाएंगे तो जो बनेगा वो इलिप्स बनेगा, फोकस F1 और F2 का। दोबारा समझाता हूँ। एक पेन लिया, दूसरा पेन लिया, ये दो पेन मैंने दो ऐसे जगह पर जैसे कील डाल दी मैंने, ठीक है, कील रखी और इसमें बांधा एक धागा। धागा इन दोनों के अपसाइड आउटवर्ड होना चाहिए। तो फिर जब मैं इसको धागे को खींच के, दो धागा जो होगा दोनों कील से टक जाएगा और किसी एक जगह पे जाएगा। फिर ऐसे अगर मैं उसको सेंटर पे ऐसे ऐसे घुमाऊंगा तो जो बनेगा वो एक एलिप्स बनेगा, जिसका फोकस F1 और F2। तो प्लेनेटरी मोशन में उन्होंने बोला कि आपके वन ऑफ द फोकस पर क्या है, सन। ठीक है, किसी पर भी हो सकता है, किसी के लिए लेफ्ट पर हो सकता है, किसी के लिए राइट पर हो सकता है, पर हर प्लेनेट के वन ऑफ द फोकस पर क्या है, सन है। और जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड इलिप्टिकल मोशन जो है वो कर रहे हैं। ये आपके जो प्लैनेट है, ये सन के अराउंड क्या करता है, इलिप्टिकली मोशन करते हैं। इसको उन्होंने बोला कि दिस इज योर प्लैनेटरी मोशन ऑफ एनी प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। ये हमारे सोलर सिस्टम की बात करेगी, है हर किसी के लिए जनरलाइज रिजल्ट नहीं है ये, ठीक है। जो हमने अपने सोलर सिस्टम के लिए ऑब्जर्व करा, सिर्फ और सिर्फ उसकी बात हो रही है इस पॉइंट पर, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है सर, अगर ऐसा कुछ है तो किसी प्लेनेट का जो डिस्टेंस है सन से, सर ये डिस्टेंस तो कोई कांस्टेंट रहा ही नहीं। यहाँ पर डिस्टेंस ये है, मान लो ये प्लेनेट अगर यहाँ पहुंचेगा तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब जो डिस्टेंस होगा वो मान के चलते हैं जी ये हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो एक बात समझ आ रही है कि सर, कि प्लैनेट्स का जो डिस्टेंस होने वाला है किससे, सन से, वो कांस्टेंट नहीं है। और अगर डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं, तो भी थोड़ी देर पहले हमने एक लॉ पढ़ा था ना यार, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, जो क्या बोलता था कि जो फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो होता है कैपिटल जी M1 M2 अपॉन इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। तो सर ये जो फोर्स होगा ये चेंज हो जाएगा, बिल्कुल चेंज हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस चेंज हो रहा है। अगर फोर्स चेंज हो जाएगा तो क्या कह सकते हैं, इसका मतलब है कि प्लेनेट पर लगने वाला जो एक्सिलरेशन है वो चेंज हो जाएगा। प्लेनेट पर लगने वाला एक्सिलरेशन क्या वो चेंज हो जाएगा, हाँ सर। तो इसका एक्सिलरेशन पहले इस डायरेक्शन में था, अब इस डायरेक्शन में था, तो डायरेक्शन तो चेंज हो ही रही है। डायरेक्शन चेंज होने के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। तो हमारे पास एक वेरिएबल एक्सिलरेशन की कहानी आती है। ठीक है सर, यहाँ तक बात समझ में आई। अब एक बात सोचो कि जब इस तरह की बातें हो रही होंगी, एक्सेलरेशन ज्यादा और कम होगा, जहां पर आर की वैल्यू सबसे कम होगी, क्या वहां पर मैक्सिमम एक्सेलरेशन मिलेगा? तो सर एक ये जो पॉइंट होता है ना, यहाँ पर यह मान के चलते हैं कि आपके पास जो है वो आर वैल्यू मिनिमम है। यहाँ से जो डिस्टेंस है ये आर मिनिमम की बात करी जाती है, और यहाँ से जो ये डिस्टेंस होगा ये होगा आर
मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम डिस्टेंस आपका कहाँ से, सेंटर ऑफ फोकाई या सन से, जो आप कह दो, जैसे भी आपका मन करे, तो ये हो जाएगा आर, आर मैक्स हो जाएगा ये। और सिमिलरली आर मिनिमम क्या हो जाएगा दूसरे पार्ट पर, ठीक है। ये आपका आर मैक्स हो गया और ये आपका आर मिनिमम हो गया। यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो क्या मुझे एक बात समझ आ रही है कि आर मैक्सिमम पर जो फोर्स होगा वो मिनिमम होगा, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा हो गया है तो फोर्स कम हो जाएगा। और यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो मैक्सिमम लगेगा, क्योंकि डिस्टेंस मिनिमम है। बात क्लियर है? कोई इसमें कोई बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रही है ना बातें, कि डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्स कम, डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज्यादा। तो दो मेरे को अपोजिट पॉइंट मिल जाते हैं, जिसको मैं बोलता हूँ मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस। अब किसी भी इलिप्स में दो रेडियसेस होती हैं, जिनको आप बोलते हैं मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस। अगर आप किसी भी इलिप्स की बात करेंगे, लेट सपोज अगर ये मेरा इलिप्स है, तो इस इलिप्स में मेरे पास दो एक्सिस होते हैं, जिनको हम बोलते हैं मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस। तो ये जो डिस्टेंस होता है इलिप्स का, ये वाला डायमीटर, इसको बोला जाता है मेजर एक्सिस, ठीक है। दिस इज योर मेजर एक्सिस। और एक आपकी होती है माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस मतलब क्या, अपोजिट, यहाँ से जो ये का डिस्टेंस होगा, ये ये होगा आपका माइनर एक्सिस, ठीक है। इसको आप ए और बी से डोनेट कर देते हो। लेट सपोज जो मेजर एक्सिस होती है उसको आप बोल देते हो, अच्छा ये जो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस के हाफ पार्ट्स जो होते हैं, जैसे मान लो ये वाला जो पार्ट होने वाला है, ये पार्ट, जैसे पूरे को तो बोला मेजर एक्सिस, उस मेजर एक्सिस के हाफ पार्ट को हमने बोला ये पार्ट को, सर ये जो पार्ट है इसको हमने बोलेंगे सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है। क्या बोला, सेमी मेजर एक्सिस, मतलब मेजर एक्सिस के हाफ पार्ट को आप सेमी मेजर एक्सिस बोल रहे हो, और सिमिलरली माइनर एक्सिस के हाफ पार्ट को आप सेमी माइनर एक्सिस बोल दोगे, ठीक है भाई। ये बोलेंगे, बी से डिनोट करते हैं इसको, सेमी माइनर एक्सिस, ठीक है। इसका बेसिक सा मतलब क्या समझो, कि अगर ये प्योर सर्कल होता, तो क्या सर्कल के लिए और ए और बी बराबर होते हैं, और सर्कल ए और बी बराबर होते हैं, जो कि उसके रेडियस ऑफ सर्कल कहलाते हैं। लेकिन यहाँ आपके पास कोई कांस्टेंट रेडियस नहीं है, ए और बी दोनों की वैल्यू जो है वो आपको पता है, एक सेमी मेजर एक्सिस सेमी माइनर एक्सिस, तो फोकस से डिस्टेंस या सेंटर से जो डिस्टेंसेस हैं वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं कि कांस्टेंट इसके पास कोई रेडियस नहीं है, इसलिए सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सिस की बात की जाती है। यहाँ तक बात समझ आएगी, जितने भी प्लैनेट हैं सन के अराउंड मूव करते हैं और डिस्टेंस चेंज होता रहता है तो फोर्स चेंज होती रहती है। तो इसी चीज को और आगे ऑब्जर्व करके क्लैपनर ने इसी सिस्टम को समझने के लिए तीन लॉज दिए, ठीक है। फर्स्ट लॉ तो यही है, जो इसका स्ट्रक्चर है, कि मतलब क्या, कि सारे प्लैनेट्स दे विल रिवॉल्व अराउंड सन इन अ elliptical path and sun will be at the one of the foci, ठीक है। तो दिस इज योर फर्स्ट लॉ ऑफ क्लैपनर। आप हेडिंग डाल सकते हो, क्लैपनर्स लॉ, ठीक है। फर्स्ट लॉ हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट लॉ है दी planets revolve around the sun in elliptical orbits and the sun will be at
वन ऑफ द फोकस। ठीक है, किसी एक फोकल पॉइंट में जो है वो आपका सन होगा, इसको बोलते हैं क्लैपनर्स फर्स्ट लॉ। ठीक है, सेकंड लॉ थोड़ा सा समझने में और थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग क्या है, जैसे अगर आप इसकी बात करें दोबारा से, मैं एक काम करता हूँ, ये मैंने मोशन बना, ये मैंने अपना इलिप्टिकल ऑर्बिट बनाया, थोड़ा सा इसको कुछ इस तरह से, यहाँ पर मैंने इस फोकस पर रख दिया, लेट्स सपोज सन को। ठीक है, अब अगर मैं ध्यान से देखूं, मान के चलता हूं कि पहले एक जो पार्टिकल था किसी पोजीशन वन पर यहाँ पर था, और किसी पोजीशन बी पर किसी टाइम टी में पहुंच जाता है। ठीक है भाई, बात समझ पा रहे हो? और कुछ इस तरह के मोशन की बात हो रही है ये, कि पहले, तो पहले ये यहाँ पर था, फिर ये यहाँ पर पहुंच जाता है। ठीक है, मान के चलते ये काम करने में इसको जो टाइम लगा वो लगा टी, और जो स्पीड से मूव कर रहा है कांस्टेंट वी स्पीड की बात करता हूँ। अगर मैं इस डेल्टा टी को बहुत छोटा कर दूं, ठीक है, डेल्टा टी को बहुत छोटा कर दूं, तो उस पीरियड के लिए मैं वेलोसिटी की कांस्टेंट वैल्यू ट्रीट कर सकता हूँ। हालांकि मुझे पता है कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, वेरिएबल होगी, यस वेरी श्योर, बट इस केस में मैं वैसा ट्रीट करा जा सकता है जब डेल्टा टी इज स्मॉल। ठीक है, और तो हम बोलेंगे कि ये वी स्पीड से कुछ इस तरह से चल रहा होगा। तो दिस इज गोइंग टू बी द एरिया स्वेप्ट बाय द प्लेनेट। इसको क्या बोलेंगे? दिस इज द एरिया स्वेप्ट बाय द प्लेनेट। ठीक है, अब लेट सपोज इसी सेम डेल्टा टी टाइम में कोई पार्टिकल यहां मूव करेगा। अच्छा, डेल्टा टी सेम रखना है मुझे, ठीक है। लेट सपोज वो सी से डी पर आएगा, और डेल्टा टी की वैल्यू सेम रहने वाली है। ठीक है भाई, तो मान के चलते हैं जी कुछ इस तरह की कहानी हुई है, और ये आपका एरिया स्वेप्ट है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसमें भी आप वीक, इसमें वेलोसिटी की वैल्यू जो भी हो, लेकिन मुझे एक बात समझ आ गई कि अब जो क्लैपनर सेकंड लॉ है वो क्या कहता है, वो समझने की कोशिश करते हैं। क्लैपनर सेकंड लॉ बोलता है कि दी एरिया स्वेप्ट बाय द प्लैनेट विल बी कांस्टेंट इन टाइम टी, और लिखना चाहिए मुझे, द एरिया स्वेप्ट बाय द प्लैनेट इन टाइम टी विल बी अ कांस्टेंट क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी भाई? कांस्टेंट क्वांटिटी। ठीक है सर, इसमें एक काम करते हैं, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। लेट सपोज अगर इसको मैं बोल दूं ये इसका पोजीशन वेक्टर आर था, मान के चलता हूं, तो क्या एरिया स्वेप्ट कैसे लिखा जाएगा सर? एरिया स्वेप्ट लिखा जाएगा किसी भी ट्राइंगल का एरिया अगर दो वेक्टर से मिलकर बनाए तो आप लिख सकते हो 1/2 दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, तो एरिया स्वेप्ट बेसिकली मैं लिखने वाला हूं सर 1/2 आर क्रॉसेस विद बी, और आर क्रॉसेस विद बी की मैग्नीट्यूड की बात करूं, क्योंकि एरिया स्वेप्ट क्या देगा मुझे? मैग्नीट्यूड देगा, तो आर क्रॉस वी करके जो मैग्नीट्यूड आएगा उसकी मैं बात करूंगा। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं बच्चे? नहीं, चलो बहुत अच्छी बात है। एक बात और बताओ मुझे, क्या मोमेंटम की डेफिनेशन पढ़ी थी हमने, जो क्या होता था? मास टाइम्स वेलोसिटी। तो क्या यहाँ से वेलोसिटी इज इक्वल्स टू मोमेंटम डिवाइडेड बाय मास यूज करके इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ? तो ये क्या हो जाएगा, इसी चीज को लिखूंगा आर क्रॉसेस विद मोमेंटम डिवाइडेड बाय मास। कोई दिक्कत तो नहीं? और इनका फिर से क्या ले रहा हूं मैं? मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड है, तो इनको मॉडुलस से रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? एम क्या है सर? एम तो स्केलर क्वांटिटी है, तो बाहर आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 1/2 एम, और ये आ जाएगा आपके पास आर क्रॉस पी। अगर थोड़ा सा तुम्हें डेफिनेशन याद आ रही हो एंगुलर मोमेंटम की, तो क्या मोमेंटम और आर का क्रॉस प्रोडक्ट ही था वो? बिल्कुल सर। तो क्या बेसिक सा मतलब है, ये कुछ आ जाएगा 1/2 एम एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड। ये क्या है आपका? एरिया स्वेप्ट। इसको डेल्टा ए से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं कई बार। ठीक है, तो डेल्टा ए क्या आ जाएगा? 1/2
एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड। अब एक बात सोचो जरा, अगर मैं ध्यान से सोचूं तो जब भी आपके पास प्लेनेटरी मोशन में एयर फ्रिक्शन वगैरह तो कुछ नहीं है, वहां पे तो एयर है ही नहीं। अगर मैं वैक्यूम की बात हो रही है, बेसिकली जब भी आप स्पेस की बात करते हो वहां वैक्यूम है। जो इकलौती फोर्स वहां है वो कैसी है सर, ग्रेविटेशनल फोर्स है। और ग्रेविटेशनल फोर्स होने के साथ साथ अगर मैं बोलूं, अगर मैं इस सन पर लगने वाले फोर्स और प्लेनेट पर लगने वाले फोर्स की बात करूं, किसी एक पोजीशन आर जिस पर वेलोसिटी वी है ना, इस पोजीशन आर पर वेलोसिटी क्या है बच्चे, वी है वेलोसिटी, ठीक है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं कि इस पे लगने वाला फोर्स और इस पे लगने वाला फोर्स, तो सिस्टम पे लगने वाला क्या नेट फोर्स फिर से जीरो हो गया। क्यों? क्योंकि इस पर इस डायरेक्शन में लग रहा है, उस पर इस डायरेक्शन में लग रहा है, दोनों अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं। तो सिस्टम पर लगने वाला जो नेट फोर्स है क्या वो जीरो हुआ? हाँ सर, बात तो समझ आ रही है। बिकॉज एफ नेट क्या हो गया, जीरो हो गया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक दो क्लास पहले क्या बताया था कि अगर सिस्टम पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो है तो क्या मैं बोल सकता हूँ, अच्छा फोर्स जीरो हो गया, और जो फोर्सेस हैं क्या वो सेंटर ऑफ ऑर्बिट से पास कर रहे हैं? हाँ। तो क्या ये फोर्स कभी भी कोई टॉर्क प्रोड्यूस कर सकता है? या टॉर्क के जो, अगर आपको डेफिनेशन याद हो सर, टॉर्क की डेफिनेशन थी आर क्रॉस एफ, है ना। यानी आपको फोर्स को किसी ना किसी डिस्टेंस पे लगाना पड़ता था। अगर ये मेरे पास कोई मास है, ये सेंटर है, तो अगर मैं इस पर फोर्स ऊपर की किसी डायरेक्शन में लगाता हूं तो आर क्रॉस एफ की वैल्यू कुछ इस तरह से मिलेगी। लेकिन अगर मैंने फोर्स इसके सेंटर पे लगा दिया तो सेंटर पे लगाया हुआ फोर्स कभी भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए आर की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो जीरो मल्टीप्लाई एफ करोगे तो जीरो आंसर आएगा। किसी बात है, वो स्लाइड कर जाएगा, ट्रांसलेशनल मोशन हो जाएगा, लेकिन क्या वो कभी भी टॉर्क प्रोड्यूस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। बात समझ पा रहे हो? अगर किसी दरवाजे को मैं उसकी हिंज जहां से वो रोटेट कर रहा है वहीं से फोर्स लगा दूं तो कैसे रोटेट, मतलब आर की वैल्यू जीरो हो जाएगी ना फिर तो वो रोटेट तो होगा ही नहीं कभी भी। पक्की सी बात है। हम्म। हो सकता है तुम खली बन के वो दरवाजा तोड़ दो लेकिन रोटेट नहीं होगा, है ना। और एक और चीज पता चलिए कि नेट टॉर्क जो लगने वाला है सर वो भी सिस्टम पर जीरो होने वाला है। अगर सिस्टम पे लगने वाला टॉर्क जीरो है, प्लेनेट पे लगने वाला टॉर्क जीरो, क्योंकि एक ही फोर्स था और वो सेंटर से पास कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि सर वो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर सकता। अगर नेट टॉर्क जीरो, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब था कि एंगुलर मोमेंटम जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, या कह सकते थे कंजर्व्ड रहता है। एंगुलर मोमेंटम क्या रहता था, कंजर्व रहता था। सर यहाँ अगर मुझे क्या दिख रहा है कि 1/2m और कैपिटल है। अच्छा, ये m मास जो है किसका है सर? ये प्लेनेट का मास है ना। किसका मास था? प्लेनेट का। इसका मतलब एल कांस्टेंट और मास ऑफ द प्लेनेट ये भी तो कांस्टेंट ही होने वाला है ना भाई। तो इससे बेसिकली मैं बता सकता हूँ कि सर डेल्टा ए जो एरिया स्वेप्ट इट इज गोइंग टू बी अ कांस्टेंट क्वांटिटी। तो जो आपका लॉ था वो हमने यहाँ इस तरह से ड्राइव करके भी समझ लिया। क्योंकि बात समझो, क्योंकि क्या हो रहा है, क्योंकि एरिया लिखा जाता था 1/2 आर क्रॉस वी, वी को चेंज करा पी बाई एम, उसको देखा तो आर क्रॉस पी क्या बच गया, ये तो एंगुलर मोमेंटम बचा। और नेट टॉर्क सिस्टम पे जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व, तो एम बी कांस्टेंट एल बी कांस्टेंट, इसका मतलब एरिया स्वेप्ट बाय अ प्लैनेट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। सेम टाइम टी में जो एरिया स्वेप्ट करेगा प्लैनेट दैट इज गोइंग टू बी अ कांस्टेंट क्वांटिटी। बात क्लियर है? इसमें कोई बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। एक बात तो मुझे ये समझ आई कि एरिया कांस्टेंट है। दूसरी बात मुझे क्या समझ आई कि सर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व। यानी अब एक बात सोच, ये सब चीजें रोटेट किसके अबाउट कर रही है सर? ये रोटेट कर रही हैं सन के अबाउट। एक फिक्स एक्सिस से या वेरिएबल एक्सिस से? सर एक्सिस तो फिक्स है, पर उस एक्सिस के साथ जो डिस्टेंसेस होते हैं ये वेरिएबल है। मतलब तुम सन के अबाउट ही रोटेट कर रहे हो ना, ऐसा तो नहीं ना किसी और चीज के अबाउट रोटेट करने लगे। हाँ, बट क्या तुम्हारा डिस्टेंस सन से बार बार चेंज हो रहा है? हाँ। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स। तो अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट एक्सिस की बात करूं, ध्यान से सुन, ध्यान से सुन, हाँ भाई सारे लोग ध्यान से सुने। अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट एक्सिस की बात करूं कुछ इस तरह से, मैं बोल के चलता हूं सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि लेट सपोज यहां पर अगर फोकस सन है भी, तो अब अगर मैं यहां पर बात करूं कि सर मेरे पास यहां पर प्लेनेट पी है, प्लेनेट ए है यहां पर, जिसका डिस्टेंस जो है वो मान के चलता हूं इसको R1 बोल देता हूं। ठीक है, इसको बोल देता हूं R1। सारे के सारे प्लेनेट को एक पॉइंट मास अगर मैं मान के भी चलूं, पहले तो पॉइंट मास होगा नहीं, क्या होगा, स्फेरिकल बॉडी होगी। तो किसी भी स्फीयर का, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता था? सॉलिड स्फीयर
तो सर ये होता था 2/5 mr²। Here m is the radius of the mass, sorry, m is the weight of, क्या बोला हूँ, m is the mass of the sphere या planet and r is the radius of the planet। ठीक है, अब मुझे इस एक्सिस के अबाउट, इस सिस्टम को सन के अबाउट देखना है, तो क्या जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा किसके अबाउट, सन के अबाउट, वो हो जाएगा सर पर, याद कर पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या थी कि सर आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर, ये होता था। तो सर सन के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, क्या उसको लिख सकता हूँ 2/5 कैपिटल एम आर स्क्वायर। कितना मास है सर, प्लेनेट का मास है, कितने डिस्टेंस पे है सर, r1 डिस्टेंस पर मान के चलते हैं, और इसका स्क्वायर। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कुछ इस तरह से दिया जा सकता है कि इट इज गोइंग टू बी कैपिटल एम 2/5 आर स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर। बात क्लियर है? दिस इज गोइंग टू बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड सन। अब दिक्कत ये है कि क्या r1 बार बार चेंज हो रहा है? हाँ सर। अगर r1 चेंज होगा तो क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा? हाँ सर। लेकिन एंगुलर मोमेंटम तो सर कंजर्व था, और एंगुलर मोमेंटम की एक कहानी क्या बोलती थी, आई क्रॉस आई इंटू ओमेगा। एंगुलर मोमेंटम क्या था, आई इंटू ओमेगा, और ये चीज कांस्टेंट है। यानी क्या मैं लिख सकता हूँ आई ओमेगा इनिशियली इज इक्वल्स टू आई ओमेगा फाइनल। यानी जब भी कोई चीज, अब देख, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कब कम होगा, जब रेडियस कम होगी। यानी जब रेडियस कम होगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, तो क्या उस पॉइंट पर एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी? सोच, क्या तुम ज्यादा तेज रोटेट करने लगोगे? लेट्स सपोज तुम्हारे हाथ में क्या है, एक पत्थर, उसको तुमने धागे से बांध रखा है, या किसी बोल्ट को तुमने धागे से बांध रखा है, और तुम ऐसे ऐसे करके उसको घुमा रहे हो। ठीक है, अगर घुमाते घुमाते इस धागे को तुम खींच लो तो तुम देखोगे वो तेज घूमने लगेगा। तुमने एक्स्ट्रा फोर्स नहीं दोगे, तुम उसे कॉन्स्टेंटली घुमा रहे हो, तो घुमाते घुमाते तुमने क्या किया, धागा खींच दिया। तो क्या करा भाई, नेट टॉर्क जीरो रहा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तुम आई कम कर दे रहे हो, तो क्या ओमेगा बढ़ जाएगा खुद से? बिल्कुल बढ़ जाएगा। सेम चीज होती थी ना वही वाले केस में कि भाई अपने हाथ बाहर रखे तो आई ज्यादा था, अंदर लेकर आया आई कम करा तो ओमेगा बढ़ जाता था। तो सिमिलरली यहाँ पर आपकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी। एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी, या कह सकते हैं आपकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। यही बातें होती है जब आप पास आते हो सन पे, तो आप कह सकते हो कि आप ज्यादा वेलोसिटी से मूव करते हो, और जब आप दूर जाते हो तो आप कम वेलोसिटी से मूव करते हो। इस तरह की बातें जो हम कह सकते हैं। क्लियर है बात? इस चीज को आपको समझ के देना है कि आई ओमेगा वन इज गोइंग टू बी द आई ओमेगा आई ओमेगा फाइनल। तो लिख सकता हूँ आई वन ओमेगा वन इज इक्वल्स टू आई टू ओमेगा टू। तो इस पर अगर छोटा सा क्वेश्चन मुझसे पूछ लिया जाए कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम मान लो ये है, फाइनल एंगुलर मोमेंटम इतना हो जाता है, तो एंगुलर वेलोसिटी पे क्या रिलेशन पड़ेगा, तो हम बता सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पक्का? हाँ। अब एक बात सोचो, अगर मैं ध्यान से देखूं, है ना भाई, कैसे देखूं, ध्यान से, तो ये बात अपने को समझ आ गई कि एंगुलर मोमेंटम इस तरह से चेंज होने वाला है, और एल कंजर्व था, ये इसका कॉन्सिक्वेंस है। ठीक है, एल के कंजर्व होने का कॉन्सिक्वेंस है आई वन ओमेगा वन इज इक्वल टू आई टू ओमेगा टू। और अब अगर मुझे आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे देते हो इनिशियल और फाइनल केस में, तो मैं एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशंस बता सकता हूँ। बात क्लियर है? बहुत बढ़िया, यहाँ तक बात क्लियर। अच्छा, आई का फॉर्मूला क्या है ये याद रखना, आप सेंटर के अबाउट की बात नहीं करोगे, सिर्फ और सिर्फ आप बात करोगे टोटल। ठीक है, जिसमें r1 इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सन टू द प्लैनेट। दिस इज योर सेकंड लॉ। सेकंड लॉ तो यहीं खत्म हो चुका था, दैट ए इज कांस्टेंट, बट ये सेकंड लॉ का कॉन्सिक्वेंस आप बोल सकते हो कि दैट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ सेकंड। अब हम बात करते हैं थर्ड लॉ की। ठीक है, थर्ड लॉ बेसिकली क्या कहता है सर, थर्ड लॉ बोलता है कि जब भी कोई प्लैनेट किसके अबाउट मूव कर रहा था, सन के अबाउट मूव कर रहा था एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में, तो जब ये मूवमेंट की बातें हो रही थी, उसमें आप कह सकते हो कि जो टाइम पीरियड होगा, कितने टाइम लगेगा उसको एक वो पूरा करने में, ये पूरा सर्कल इसको पूरा करने में कितना टाइम लगेगा, अगर मैं इसकी बात करूं, लेट सपोज कैपिटल टी टाइम लगेगा। तो उन्होंने बोला कि ये जो कैपिटल टी टाइम होने वाला है, इसका स्क्वायर
is going to be proportional to the semi major axis cube। क्या बोला कि जो आपकी सेमी मेजर एक्सिस थी, यहाँ से लेके आप सेंटर से लेके आप ये जो बोलते थे कि सर ये मेरी क्या है, सेमी मेजर एक्सिस, और ये वाली क्या थी, सेमी माइनर एक्सिस। तो जो टाइम वैल्यू होगी, टाइम पीरियड का स्क्वायर जो होगा, वो आपकी सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा, ये बात करी गई। या यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि t इज गोइंग टू बी प्रोपोर्शनल टू सेमी मेजर एक्सिस पावर 3/2। इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। एंड दिस इज योर थर्ड लॉ ऑफ क्लैपनर्स मोशन या क्लैपनर्स थर्ड लॉ, ठीक है। यहां तक बात क्लियर होगी मेरे हिसाब से। प्रोपोर्शनैलिटी ये तो अगर मैं अब आपको बोलूं कि किसी पॉइंट पर कि मेरे पास एक क्या है, प्लेनेट है, तो तुम्हें एक बात समझ आ रही है कि प्लेनेट का जो टाइम पीरियड होगा वो प्लेनेट के मास पर डिपेंडेंट नहीं है, प्लेनेट के रेडियस पर डिपेंडेंट नहीं है, सन के मास पर डिपेंडेंट नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ इस बात पर डिपेंडेंट है कि आपका सन से डिस्टेंस क्या है, सेमी मेजर एक्सिस का डिस्टेंस कितना है। अगर आप ज्यादा डिस्टेंस पे होगे तो ज्यादा टाइम पीरियड होगा, कम डिस्टेंस पे होगे तो कम टाइम पीरियड होगा। आपके मास का रेडियस की वैल्यू इररेलेवेंट है, बस आपकी पोजीशन पर डिपेंड करता है कि आपका टाइम पीरियड क्या हो। इस चीज पर आपसे छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। कैसे पूछे जा सकते हैं जरा समझो। बोलेंगे अर्थ का डिस्टेंस सन से ये है, जुपिटर का डिस्टेंस सन से ये है, बताओ इन दोनों के टाइम पीरियड में क्या कितना फर्क होगा, ये बताया जा सकता है। या फिर बोल सकते हैं कि बताओ भाई कि यहाँ पे तो एक साल 365 दिन का होता है, वहां कितने दिन का होगा, ये बताया जा सकता है। या फिर मैं बोल सकता हूँ कि प्रोपोर्शनैलिटी जो बेसिकली बात करी जा रही है ना, तो आप रेडियस, टाइम मेजर एक्सिस और टाइम पीरियड के बीच में इस तरह से प्रोपोर्शनैलिटी निकाल के छोटे मोटे क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये रिलेशन याद रखना है बेसिक सा। अगर क्लैपनर लॉ से कोई चीज आएगी तो दो चीजों पे आएगी, एक तो आएगी इसके स्टेटमेंट्स पे कि तीनों लॉस कहते क्या है। पहला लॉ तो बताता है प्लेनेटरी मोशन को, कि भाई जो भी मूव कर रहा है सन के अराउंड मूव कर रहा है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रहा है। सेकंड चीज बताती है कि टोटल एरिया स्वेप्ट बाय अ प्लेनेट इन टाइम टी जो रहेगा वो कांस्टेंट रहता था, और हमने उस चीज को प्रूफ भी कर दिया कि कांस्टेंट क्यों रहता था, और वैल्यू कितनी आती थी, L/2m, और L का मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, ठीक है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी आपसे पूछा जा सकता है कि लेट सपोज अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया स्वेप्ट, तो सर ये है फॉर्मूला, डेल्टा ए इज इक्वल्स टू कैपिटल L/2m। इस तरह से आपको इस चीज को याद रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व था। अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व था तो कि आई ओमेगा, I1 ओमेगा, I2 ओमेगा भी कंजर्व रहेगा, बिल्कुल कंजर्व रहेगा। I1 है क्या सर, ये सब चीजें किसके अबाउट हो रही है, सन के अबाउट हो रही है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आपको सन के अबाउट रखना पड़ेगा। यानी जैसे ही आप आई की वैल्यू कम करोगे, आप पास आओगे सन के, ओमेगा की वैल्यू जो है बढ़ जाएगी, ठीक है। और थर्ड लो बेसिक लास्ट में हमने क्या बोला कि सर जो टाइम पीरियड का स्क्वायर होगा that is going to be proportional to the cube of the semi major axis। मेजर एक्सिस का क्यूब, माइनर का नहीं, याद रखना, मेजर एक्सिस का क्यूब। यहां तक आपके आते, दिस इज ऑल योर क्लैपनर्स थ्री लॉ, ठीक है, ऑफ प्लेनेटरी मोशन। तो किसी भी प्लेनेट के मूवमेंट को क्लैपनर ने समझाने के लिए तीन लॉज दिए। यहां तक बातें क्लियर है। इसके बाद छोटे छोटे क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं आपसे। लेट सपोज मैं बोलूं, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है, इसका कोई ऐसा सच रेलेवेंस नहीं है, कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका रेडियस जो अर्थ से डिस्टेंस है वो मान के चलते हैं जी ए है, और जो आर ए का जो है वो ए है, और एक प्लेनेट बी है उसका जो रेडियस है वो मान के चलो आप 8a है। तो अगर टी ए जो पहला प्लेनेट है उसको सन के अराउंड एक चक्कर करने में लगते हैं, मान के चलते हैं जी, और 2 इयर्स, 2 इयर्स अकॉर्डिंग टू अर्थ, मतलब 365 डेज का एक ईयर मान के चलते हो ना, तो 2 इयर्स लगते हैं। तो बताओ कि टाइम पीरियड ऑफ बी कितना होगा। सिंपल सा क्वेश्चन। तो सर यहाँ से एक बात पता चलती थी कि अगर आप बोल दो कि टाइम इज प्रोपोर्शनल टू a⁻³ तो क्या बोल सकता हूँ, टाइम इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट a⁻³²। बिल्कुल बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या मैं लिख सकता हूँ कि T1/T2 इज गोइंग टू बी a1/A2 क्योंकि कांस्टेंट जो है कट जाएगा, है ना। तो यहाँ से अगर आपको T2 की वैल्यू चाहिए तो T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A2/A1
रेज टू पावर 3/2 इंटू T1। T1 की वैल्यू 2 years, आर बी आपको दे रखे हैं, तो ये अगर मैं बोलूँ TB इज गोइंग टू बी RB अपॉन RA होल पावर 3/2 और TA, तो कोई दिक्कत तो नहीं। आरबी की वैल्यू 8 है, आरए की वैल्यू 1 है, तो इसको लिखा हुआ 8A डिवाइडेड बाई ए होल रेज टू पावर 3/2। टीए आपने बोला था 2 years है सर, तो लिख दिया इस तरह से। ये आ गई आपके पास टाइम पीरियड ऑफ प्लेनेट बी। तो टाइम पीरियड ऑफ प्लेनेट बी की वैल्यू क्या मिली सर? बेसिकली 8 रेज टू पावर 3/2। ठीक है, 2 years। बस इस तरह से आप इस वैल्यू को सॉल्व कर सकते हो। अब जो भी आंसर आएगा, ठीक है, बात समझ आ रही ना कि इस तरह से आप इस चीजों को सॉल्व कर सकते हो। ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन पूछे जाए तो जवाब लाए जा सकते हैं। सिंपली अगर मैं आपको एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पे वही कोई क्वेश्चन दे दूं कि मैं लेट सपोज मैं बोलूं कि मेरे पास एक प्लेनेट है जिसका इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो अर्थ के अबाउट है, सो सन के अबाउट है सॉरी, वो मान के चलता हूं जी आई है, और बाद में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ हो जाता है। तो आप मुझे बताओ कि वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी अगर इनिशियल थी ओमेगा, तो फाइनल कितनी होगी? सर पक्की सी बात है, मुझे पता है, क्योंकि प्लेनेटरी मोशन है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, और अगर कंजर्व रहेगा तो I1 ω1 इक्वल्स टू होगा I2 ω2 के, और वहां से मैं लिख सकता हूँ कि I ओमेगा विल बी इक्वल्स टू I/2 इंटू ω2। तो ω2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी ट्वाइस ऑफ ओमेगा। आई से आई कट जाएगा। बेसिकली हो क्या रहा है, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ कर रहे हो तो क्या एंगुलर वेलोसिटी डबल हो रही है सर? बिल्कुल हो रही है। दैट्स द होल पॉइंट अबाउट इट। ठीक है, ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन आप देख सकते हो, कोई इसमें कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। इसके अलावा अगर मैं प्लैनेटरी मोशन की बात करूं तो यार कुछ चीजें हल्की फुल्की कॉम्प्लिकेटेड भी आती हैं। ठीक है, जो मैं आपको जान के नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपके एग्जाम के लिए वो कॉम्प्लिकेटेड चीजें किसी काम की नहीं है। जैसे कि वेलोसिटी एट द मिनिमम पॉइंट, वेलोसिटी एट द मैक्सिमम पॉइंट, इन दोनों की क्या वैल्यू होगी? वो आर मैक्स आर मिनिमम पे डिपेंडेंट करके आती है। लेट्स सपोज सर्कल से आपका जो ये सेंटर ऑफ द अर्थ से आपका जो डिस्टेंस था वो मैंने बोला था ना आर मैक्सिमम आर मिनिमम होता है, तो उस आर मैक्सिमम आर मिनिमम पर जो वेलोसिटीज होती थी, क्या वो भी मैक्सिमम मिनिमम होंगी? अगर आप आर मैक्सिमम पर बात करते हो यहाँ पर, तो क्या मैं बोल सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर इसका डिस्टेंस इतना ज्यादा है, तो जब ये सबसे ज्यादा दूर है मतलब आई की वैल्यू सबसे ज्यादा, आई की वैल्यू सबसे ज्यादा तो ओमेगा की वैल्यू सबसे कम, ओमेगा की वैल्यू सबसे कम तो इसका मतलब वी की वैल्यू सबसे कम। तो यहाँ पर जो आपको वेलोसिटी मिलती है ये आपको मिनिमम मिलती है, और यहाँ पर जो आपको वेलोसिटी मिलती है ये आपको मैक्सिमम मिलती है। ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस पे मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम डिस्टेंस पे मिनिमम वेलोसिटी। बात यहाँ तक क्लियर थी? तो आर मैक्स वी मैक्स आर मिनिमम वी मिनिमम, इनके कुछ रिलेशंस होते हैं जो आप ड्राइव करते हो सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस के करस्पॉन्डिंग में। ठीक है, जो बहुत बड़े बड़े डेरिवेशंस हैं और बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूलाज हैं जो आपको थोड़े से रटने से पड़ते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पेपर के लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उन सारे टॉपिक्स की अगर मैं बात करूं तो इसकी वैल्यू जो होगी, एक सेकंड रुकना,